दोस्तों, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है गहलौर। अगर आप आज वहाँ जाएंगे ना तो आपको वहाँ शांति मिलेगी, हवा में एक ठंडक मिलेगी। लेकिन 1950 के दशक में ये जगह गहलौर नहीं, ये जगह नरक यानी हेल थी। ये गांव दुनिया से कटा हुआ था। क्यों? क्योंकि इस गांव के सामने एक पहाड़ खड़ा था। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं था। ये 300 फीट ऊंचा, 25 फीट गहरा और हजारों फीट लंबा एक राक्षस था। ये पहाड़ सूरज की रोशनी को रोकता था, ये पहाड़ हवा को रोकता था, और सबसे बड़ी बात, ये पहाड़ जिंदगी को रोकता था। गहलोर के लोगों के लिए दुनिया बस वहीं तक थी जहां तक ये पहाड़ दिखता था। उस पार एक बड़ा शहर था, वजीरगंज। वहां डॉक्टर थे, स्कूल थे, मंडी थी, नौकरी थी। लेकिन अगर किसी को वजीरगंज जाना हो तो ये पहाड़ रास्ता नहीं देता था। लोगों को पहाड़ के चारों तरफ घूमकर 55 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता था। 55 किलोमीटर। सोचिए, अगर किसी के पेट में दर्द हो, किसी औरत को बच्चा होने वाला हो या किसी को सांप ने काट लिया हो, तो 55 किलोमीटर चलते चलते इंसान सिर्फ चलता नहीं था, वो दम तोड़ देता था। ये पहाड़ गहलौर की लाशों का हिसाब रखता था। इस गांव में एक जाति रहती थी, मुसहर। मुसहर का मतलब जानते हैं आप? मूस प्लस आहर, यानी वो लोग जो चूहे खाते हैं। इंडिया की सबसे निचली जाति। इन्हें इंसान नहीं समझा जाता था। इन्हें जमीन पर चलने का हक नहीं था। इन्हें कुएं से पानी पीने का हक नहीं था। इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, जमींदारों के खेत में पशुओं की तरह काम करना, और शाम को अगर किस्मत अच्छी हुई तो 2 मुट्ठी चावल खाकर सो जाना। इसी अंधेरे, इसी भूख और इसी बेइज्जती के बीच एक लड़का बड़ा हो रहा था, जिसका नाम था दशरथ। सेक्शन 1, द बॉय हु रैन अवे। दशरथ मान जी बचपन से ही अलग थे। उनकी आंखों में वो झुकाव नहीं था जो बाकी मुसहरों की आंखों में था। जब बाकी लोग जमींदार के सामने सिर झुकाते थे, दशरथ उन्हें घूर कर देखते थे। पिताजी कहते थे, बेटा नजर नीचे रख, हम कीड़े हैं, हमें पैरों में रहना है। लेकिन दशरथ का खून खौलता था। छोटी उम्र में ही उनकी शादी तय कर दी गई थी एक लड़की से, फाल्गुनी देवी से। लेकिन गौना नहीं हुआ था, वो अपने मायके में थी। दशरथ को ये घुटन बर्दाश्त नहीं हुई। एक रात वो घर से भाग गए। वो गहलौर के उस मनहूस पहाड़ को पार करके धनबाद की कोयले की खानों में पहुंच गए। 7 साल, 7 साल तक दशरथ जमीन के नीचे अंधेरे में कोयला काटते रहे। वहां उन्होंने सीखा कि पत्थर कैसे टूटता है। वहां उन्होंने सीखा कि हथौड़ा कैसे मारा जाता है। शायद किस्मत उन्हें उनके आने वाले कल के लिए तैयार कर रही थी। वो वहां से पैसा कमाकर वापस लौटे। अब वो बच्चे नहीं थे, वो एक ताकतवर मर्द बन चुके थे। शरीर लोहे जैसा और जेब में थोड़े पैसे। वो वापस गहलौर आए। सेक्शन 2, द रिटर्न एंड द रोमांस। जब दशरथ वापस आए तो उन्होंने देखा कि गांव वैसा ही है, वही गरीबी, वही भूख और वही घमंडी पहाड़। लेकिन इस बार उनकी जिंदगी में एक रोशनी आई। उनका गौना हुआ। फाल्गुनी देवी उनके घर आईं। दोस्तों, इस लव स्टोरी को ध्यान से समझिएगा। ये शाहरुख खान की फिल्मों वाली लव स्टोरी नहीं थी, ये कच्ची मिट्टी की लव स्टोरी थी। दशरथ और फाल्गुनी के पास बात करने के लिए मोबाइल नहीं था, उनके पास घूमने के लिए बाइक नहीं थी। उनका रोमांस खामोशी में होता था। फाल्गुनी बहुत ही नाजुक और सुंदर थी। दशरथ, जो कोयले की खान में काम करके सख्त हो गए थे, वो फाल्गुनी को देखकर पिघल जाते थे। दशरथ जमींदार के खेत में काम करते थे, पहाड़ के उस पार, और फाल्गुनी रोज दोपहर को धूप में अपने सिर पर मिट्टी का मटका और हाथ में खाना लेकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ती थी, क्योंकि पहाड़ के उस पार जाने का वही एक रास्ता था। पत्थर नुकीले थे, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, एक गलती और सीधा मौत। लेकिन फाल्गुनी रोज जाती थी। दशरथ नीचे खेत में काम करते हुए ऊपर देखते रहते थे। जैसे ही उन्हें फाल्गुनी की लाल साड़ी का पल्लू दिखता, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वो दोस्तों से कहते, देख मेरी फाल्गुनी आ गई। वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते। फाल्गुनी अपने आंचल से दशरथ का पसीना पोंछती। दशरथ कहते, फाल्गुनिया तू क्यों आती है इतनी दूर, मैं शाम को खा लूंगा। फाल्गुनी हंसती और कहती, आप भूखे रहोगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, एक झोपड़ी, थोड़ा सा अनाज और एक दूसरे का साथ। दशरथ को लगता था कि उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। उन्हें लगा कि अब जिंदगी ऐसे ही कटेगी, प्यार में। लेकिन वो भूल गए थे कि उनके और उनकी खुशी के बीच में वो पहाड़ खड़ा है, और वो पहाड़ उनकी खुशी से जल रहा था। सेक्शन 3, द डे द सन स्टॉप्ड। 1959। साल 1959,
गर्मी का मौसम। बिहार की गर्मी ऐसी होती है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। तापमान 45-48 डिग्री था। जमीन तप रही थी, हवा में लू चल रही थी। दशरथ पहाड़ के उस पार खेत में काम कर रहे थे। दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे थे। दशरथ को भूख लगी थी। उनका गला सूख रहा था। वो बार बार पहाड़ की चोटी की तरफ देख रहे थे। आज फाल्गुनी अभी तक नहीं आई। शायद धूप ज्यादा है इसलिए धीरे चल रही होगी। 1:30 बज गए। दशरथ की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें अजीब सी घबराहट होने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो। तभी दूर से एक आदमी भागता हुआ आया, हाथ हिला रहा था। वो कुछ चिल्ला रहा था लेकिन हवा की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। जब वो पास आया तो उसकी सांस फूल रही थी। उसने जो कहा वो शब्द दशरथ के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। उसने कहा, दशरथ, अनर्थ हो गया। तेरी फाल्गुनी पहाड़ से गिर गई है। दशरथ के हाथ से फावड़ा गिर गया। एक पल के लिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया और फिर वो भागे। वो खेत के बीच में से, कांटों के ऊपर से, पत्थरों के ऊपर से भागे। उन्हें अपने पैरों का होश नहीं था। उनके दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर थी, फाल्गुनी। जब वो पहाड़ की तलहटी में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर आसमान भी रो पड़ा होगा। फाल्गुनी, वो नाजुक सी फाल्गुनी, नुकीले पत्थरों के बीच पड़ी थी। उनका मिट्टी का मटका टूट चुका था। पानी और खून मिलकर मिट्टी को लाल कर रहे थे। रोटियां बिखरी हुई थी। उनका शरीर बुरी तरह से जख्मी था। हड्डियां टूटने की आवाज दशरथ के दिमाग में गूंज रही थी। सेक्शन 4, द 55 किलोमीटर वॉक ऑफ डेथ। दशरथ ने फाल्गुनी को गोद में उठाया। फाल्गुनी जिंदा थी लेकिन सांसें उखड़ रही थीं। वो दर्द से कराह रही थीं। पानी, पानी, दशरथ चिल्ला रहे थे। फाल्गुनी, आंखें मत बंद करना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अब दशरथ के सामने सबसे बड़ा सवाल था हॉस्पिटल। सबसे करीबी हॉस्पिटल वजीरगंज में था। अगर पहाड़ के बीच से रास्ता होता तो वो 15-20 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन रास्ता बंद था। उन्हें पहाड़ के चारों तरफ घूमकर 55 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता था। 55 किलोमीटर। सोचिए, अगर किसी के पेट में दर्द हो, किसी औरत को बच्चा होने वाला हो या किसी को सांप ने काट लिया हो तो 55 किलोमीटर चलते चलते इंसान सिर्फ चलता नहीं था, वो दम तोड़ देता था। ये पहाड़ गहलोर की लाशों का हिसाब रखता था। दशरथ रेस तो जीत नहीं सके लेकिन उन्होंने इतिहास जरूर बदल दिया। दशरथ वहीं सड़क पर रुक गए। उन्होंने फाल्गुनी को हिलाया। उठ ना फाल्गुनी, देख हम आ गए, उठ। लेकिन फाल्गुनी जा चुकी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीच में वो पहाड़ था। अगर वो पहाड़ ना होता तो आज फाल्गुनी जिंदा होती। उस दिन दशरथ नाम का वो खुशमिजाज लड़का मर गया। उस सड़क पर बैठकर अपनी बीवी की लाश को गोद में लेकर दशरथ ने आसमान की तरफ देखा और एक भी आंसू नहीं बहाया। उनकी आंखों का पानी सूख चुका था। उनकी आंखों में अब सिर्फ खून उतर आया था। सेक्शन 5, द फ्यूनरल एंड द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। गांव में मातम छाया हुआ था। फाल्गुनी का अंतिम संस्कार किया गया। चिता जली। दशरथ चिता की आग को देखते रहे। लोगों ने कहा, भगवान की यही मर्जी थी, इसके किस्मत में यही लिखा था, सब्र कर लो दशरथ। लेकिन दशरथ ने सब्र नहीं किया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दशरथ गांव में नहीं दिखे। लोगों ने सोचा शायद दुख में कहीं चले गए हैं, लेकिन दशरथ गए थे अपनी बकरियां बेचने। उन्होंने अपनी सारी बकरियां बेच दी। उन पैसों से उन्हें खाना नहीं खरीदना था, कपड़े नहीं खरीदने थे। उन्होंने खरीदा एक भारी हथौड़ा, एक तीखी चैनी। वो वापस गांव आए, घर नहीं गए, सीधा उस पहाड़ के सामने गए। वो पहाड़ जो अभी भी वैसे ही घमंड से खड़ा था, जैसे कह रहा हो, मैंने तेरी बीवी को मार दिया, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। दशरथ पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़े। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर पहाड़ की तरफ, और उन्होंने वो लाइन बोली जो आज इतिहास बन गई है। बहुत अकड़ है ना तेरे अंदर, बहुत घमंड है तुझे अपनी ऊंचाई पर। देख, मैं आ गया हूं। जब तक तुझे तोड़ूंगा नहीं, तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहली चोट मारी। ठाक! एक छोटा सा पत्थर टूटा। ये जंग की शुरुआत थी। एक तरफ 300 फीट का पहाड़, दूसरी तरफ 5 फीट का एक टूटा हुआ इंसान। गांव वाले नीचे खड़े होकर हंसने लगे। अरे देखो, दशरथ पागल हो गया है, ये पत्थर तोड़ रहा है, इससे पहाड़ टूटेगा? ये पूरी जिंदगी लगा रहेगा तब भी एक छेद नहीं कर पाएगा। बीवी के गम में दिमाग फिर गया है बेचारे का। लेकिन दशरथ ने किसी की नहीं सुनी। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, हाथ से खून निकलने लगा, हथौड़े के निशान हाथ पर पड़ गए, लेकिन दशरथ रुके नहीं। उन्हें हर पत्थर में फाल्गुनी का चेहरा दिख रहा था। वो हर चोट के साथ पहाड़ से बदला ले रहे थे। ये सिर्फ शुरुआत थी। उन्हें नहीं पता था कि ये लड़ाई 22 साल चलेगी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उन्हें सूखा देखना पड़ेगा, सांप का जहर पीना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा और अपना ही अंगूठा काटना पड़ेगा। लेकिन दशरथ मांझी ने फैसला कर लिया था, या तो ये पहाड़ रहेगा या मैं रहूंगा। हम दोनों में से एक को मिटना होगा। दोस्तों, दुनिया में कुछ ब्रांड नेम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं होते, वो पावर होते हैं। जब आप गुची का नाम सुनते हैं तो आपको क्या दिखता है? रेड कार्पेट,
हॉलीवुड स्टार्स, गोल्ड, लेदर। लेकिन अगर आप उस लेदर को ध्यान से सूंघें तो उसमें आपको खून यानी कि ब्लड की बू आएगी। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके पास सब कुछ था। दुनिया का सबसे बड़ा फैशन एम्पायर, प्राइवेट जेट्स, यॉट्स, पैलेसेस इन न्यूयॉर्क एंड रोम। लेकिन उनके पास शांति यानी कि पीस नहीं थी। एक बाप ने अपने बेटे को जेल भेजा, एक भाई ने दूसरे भाई के खिलाफ गवाही दी, एक पत्नी ने अपने पति के लिए हिटमैन हायर किया। डेट 27 मार्च 1995। गुची एम्पायर का आखिरी राजा मॉरिजियो गुची अपने ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसे पता नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह है। उसकी मौत के साथ गुची परिवार का 70 साल का राज खत्म होने वाला था। आज हम उस डबल जी लोगों के पीछे छुपे हुए जहर को देखेंगे। ये कहानी द हाउस ऑफ गुची की है। लेट्स रिवाइंड टू वेर इट ऑल बिगैन। पार्ट 1, द असेंट, द फाउंडर्स ड्रीम। चैप्टर 1, द लगेज ऑफ किंग्स, लंदन 1997। लंदन, द सवॉय होटल। ये उस वक्त दुनिया का सबसे मॉडर्न होटल था। पहला होटल जिसमें इलेक्ट्रिक लाइट्स और एलिवेटर्स थे। यहाँ एक 17 साल का इटालियन लड़का काम करता था, गुचियो गुची। उसका टाइटल था एलिवेटर बॉय। लेकिन वो सिर्फ बटन नहीं दबाता था, वो ऑब्जर्व करता था। वो देखता था कि किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्रियलिस्ट्स जैसे रॉथशाइल्ड्स होटल में चेक इन करते हैं। उनके कपड़े नॉर्मल होते थे, लेकिन उनका लगेज, सामान, वो अलग होता था। लेदर के बड़े ट्रंक्स, चमकदार बकल्स, इनिशियल्स एम्बॉस्ड इन गोल्ड। गुचियो ने नोट किया, अमीर आदमी के लिए उसका बैग सिर्फ सामान उठाने की चीज नहीं है, वो उसका स्टेटस सिंबल है। 4 साल तक वो वहां रहा। उसने वहां क्लास, एलिगेंस और लग्जरी की भाषा सीखी। 1902 में वो वापस फ्लोरेंस आया, इटली आया। उसके दिमाग में एक सपना था, मैं इटली का सवॉय बनाऊंगा, लेकिन लेदर में। चैप्टर 2, द सैडलरी, फ्लोरेंस 1921। गुचियो ने शुरुआत में फ्रांजी, एक लेदर कंपनी में काम किया। वहां उसने लेदर को काटना, सिलना और रंगना सीखा। 1921 में 40 साल की उम्र में उसने अपनी दुकान खोली, जी गुची एंड कंपनी। शुरू में वो फैशन ब्रांड नहीं था, वो घुड़सवारी का सामान बनाता था, सैडल्स, ब्राइडल्स और लेदर बैग्स। क्यों? क्योंकि उस वक्त अमीर लोग घोड़े रखते थे। इसलिए गुची के डिजाइन्स में आज भी आपको हॉर्स बिट यानी घोड़े की लगाम का लोहा दिखता है। धंधा चल पड़ा, मुसोलिनी का राज था, इटालियन नेशनलिज्म हाई था। गुचियो गुची ने अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन इटली लिखना शुरू किया। ये उस वक्त पेट्रियाटिज्म था। चैप्टर 3, द इन्वेंशन ऑफ नेसेसिटी, द बैम्बू बैग। लीग ऑफ नेशंस ने इटली पर ट्रेड एम्बार्गो यानी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इटली ने इथियोपिया पर हमला किया था। इटली में लेदर आना बंद हो गया। एक लेदर कंपनी बिना लेदर के कैसे चलेगी? गुचियो बर्बाद होने वाला था। लेकिन मजबूरी में इन्वेंशन होता है। गुचियो ने देखा कि जापान से बैम्बू अभी भी इंपोर्ट हो रहा है। उसने सोचा, अगर मैं लेदर हैंडल की जगह बैम्बू हैंडल यूज करूं तो? उसने एक बैम्बू की स्टिक ली, उसे आग पर गर्म किया और यू शेप में मोड़ा और उसे एक कैनवस बैग पर लगा दिया। ये बैग अजीब दिखता था, लेकिन ये एग्जॉटिक था। अमीर औरतों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। गुचियो ने सीखा, अगर आप चीज को महंगा और यूनिक बना दो तो लोग उसे खरीदेंगे, चाहे वो बांस ही क्यों ना हो। चैप्टर 4, द अमेरिकन ड्रीम, एल्डो गुची। गुची के 3 बेटे थे, एल्डो, वास्को और रोडोल्फो। सबसे बड़ा बेटा एल्डो असली विजनरी था। एल्डो ने गुची से कहा, पापा, इटली छोटा है, पैसा अमेरिका में है। गुचियो पुराने ख्यालात का था, उसने मना कर दिया, हम आर्टिजन हैं, हम फैक्ट्री नहीं बनेंगे। लेकिन एल्डो नहीं माना। 1953 में एल्डो चुपके से न्यूयॉर्क गया। उसने फिफ्थ एवेन्यू पर पहला गुची स्टोर खोला। और तभी किस्मत बदली। गुची गुची की डेथ हो गई इटली में। एल्डो ने अमेरिका में ब्रांड को संभाला। उसने देखा कि अमेरिकन्स को लोफर्स पसंद हैं। एल्डो ने गुची लोफर बनाया, उस पर वही हॉर्सबिट लगाया। 1953 में ये लॉन्च हुआ। ये इतना बड़ा हिट था कि जॉन एफ कैनेडी यानी कि प्रेसिडेंट इसे पहनने लगे। गुची अब सिर्फ इटालियन दुकान नहीं थी, वो ग्लोबल सुपर पावर बन गई थी। पार्ट 2, द सिविल वॉर, 1970 टू 1985। चैप्टर 5, द वॉर ऑफ द रोजेस, फैमिली डायनामिक्स। 1970s आते आते गुची पैसे छाप रहा था, लेकिन परिवार में दरारें आ गई थी। कंपनी 50-50 डिवाइडेड थी। 50% एल्डो और उसके 3 बेटों के पास, 50% रोडोल्फो यानी एल्डो के भाई के पास। रोडोल्फो एक फेल्ड एक्टर था, वो बिजनेस में इंटरफियर नहीं करता था, लेकिन प्रॉफिट पूरा लेता था। एल्डो सारा काम करता था। एल्डो के बेटे पाओलो, रॉबर्टो, जॉर्जियो खुश नहीं थे, खासकर पाओलो गुची। पाओलो गुची कंपनी का चीफ डिजाइनर था। वो क्रिएटिव था लेकिन एक्सेंट्रिक यानी कि सनकी। पाओलो चाहता था कि वो अपनी खुद की लाइन लॉन्च करे, पाओलो गुची।
एल्डो ने कहा, नहीं, गुची सिर्फ एक है, तुम अपना नाम यूज नहीं कर सकते। सोचिए, एक बेटा अपने नाम को यूज करने के लिए बाप से लड़ रहा था। दोस्तों, 22 साल, कहने में ये सिर्फ दो शब्द हैं, 22 साल। लेकिन एक इंसान की जिंदगी में 22 साल क्या होते हैं? एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, नौकरी लगती है और उसकी शादी हो जाती है। एक पूरा जनरेशन बदल जाता है, देश की सरकारें बदल जाती हैं, जवान लोग बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े लोग मर जाते हैं। लेकिन गहलोर के उस पहाड़ पर वक्त रुक गया था। साल 1960, साल 1965, साल 1970, साल 1975, साल 1980। कैलेंडर के पन्ने पलट रहे थे, लेकिन दशरथ मांझी वही थे। सुबह 4 बजे से शाम के 7 बजे तक सिर्फ एक आवाज, ठक ठक ठक। गांव के लोग जब सुबह खेत पर जाते तो दशरथ को देखते, जब शाम को थक कर वापस आते तो दशरथ को देखते। उनका शरीर, जो कभी कोयले की खान में काम करके लोहा बना था, अब धूप में तप तप कर काला पड़ चुका था। उनकी हड्डियां दिखने लगी थी, बाल और दाढ़ी बढ़ गए थे, कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे। वो इंसान कम और उस पहाड़ का हिस्सा ज्यादा लगने लगे थे। सेक्शन 6, द ड्राउट एंड द डाइट ऑफ लीव्स, 1970s। 1970 के दशक में बिहार में एक भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, खेत सूख गए, जमीन फट गई, गहलौर गांव में अकाल पड़ गया। लोगों के पास पीने को पानी नहीं था, खाने को अनाज नहीं था। गांव के ज्यादातर मर्द और परिवार गांव छोड़कर शहर भाग गए मजदूरी करने के लिए। दशरथ के पिता ने भी कहा, बेटा चल यहां से, यहां रहेगा तो भूखा मर जाएगा, पहाड़ बाद में तोड़ लेना, पहले जान बचा ले। लेकिन दशरथ नहीं गए। उन्हें डर था कि अगर वो चले गए तो पहाड़ जीत जाएगा, अगर वो चले गए तो फाल्गुनी का बदला अधूरा रह जाएगा। उन्होंने अपने पिता को भेज दिया। दशरथ गांव में अकेले रह गए, वो और वो पहाड़। अब सवाल था, जिंदा कैसे रहें? खेत में अनाज नहीं था। दशरथ ने वो खाना शुरू किया जो जानवर खाते हैं। उन्होंने ताट के पत्ते खाए, उन्होंने घूंगे और चूहे पकड़कर खाए। पीने के लिए वो गंदे तालाब का कीचड़ वाला पानी कपड़े से छानकर पीते थे। कई बार वो पहाड़ तोड़ते तोड़ते बेहोश हो जाते थे। कमजोरी इतनी थी कि हाथ उठाने की ताकत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही होश आता, उनकी आंखें फाल्गुनी को ढूंढती और वो फिर से हथौड़ा उठा लेते। लोग कहते हैं कि दशरथ मांझी को उस वक्त पागलपन ने जिंदा रखा था। मैं कहता हूं, उन्हें वादे ने जिंदा रखा था। सेक्शन 7, द स्नेक बाइट, द एम्पुटेशन। ये किस्सा दशरथ मांझी की जिद का सबसे बड़ा सबूत है। एक दिन दोपहर को दशरथ पहाड़ के बीच में एक बड़ी चट्टान हटा रहे थे। उस पत्थर के नीचे एक जहरीला सांप बैठा था। जैसे ही दशरथ ने पत्थर हटाया, सांप ने उनके अंगूठे पर काट लिया। सांप बहुत जहरीला था। तुरंत दर्द शुरू हुआ, जहर खून में घुलने लगा, हाथ नीला पड़ने लगा। एक नॉर्मल इंसान क्या करता? वो चिल्लाता, भागता, गांव वालों को बुलाता या मौत का इंतजार करता। दशरथ ने देखा कि जहर ऊपर चढ़ रहा है। उन्होंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपना वही हथौड़ा और वही चैनी उठाई। उन्होंने अपना अंगूठा एक पत्थर पर रखा और चैनी से अपना ही अंगूठा काटकर अलग कर दिया। खून का फव्वारा छूट गया। दर्द इतना हुआ होगा कि कोई भी बेहोश हो जाए। लेकिन दशरथ ने अपनी धोती से कपड़ा फाड़ा, जख्मी हाथ को कसकर बांधा। कुछ देर वहां लेटे रहे, हाफते रहे। और शाम होने से पहले उन्होंने उसी जख्मी हाथ से, जिसमें अब अंगूठा नहीं था, दोबारा हथौड़ा उठाया और पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक दिन का भी ब्रेक लेने का मतलब था पहाड़ की जीत। ये जुनून, ये मैडनेस ही थी जिसने उन्हें माउंटेन मैन बनाया। सेक्शन 8, द सिस्टम वर्सेस द मैडमैन, पुलिस एंड पॉलिटिक्स। समाज और सिस्टम हमेशा पागल लोगों से डरता है। जब दशरथ पहाड़ तोड़ रहे थे तो कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी, ये आदमी नक्सलाइट है, ये पहाड़ के पत्थर चोरी कर रहा है, ये सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। पुलिस आई, उन्होंने दशरथ को पकड़ लिया। तेरा नाम क्या है, तो ये क्यों कर रहा है? दशरथ ने कहा, मैं रास्ता बना रहा हूं। पुलिस वाले हंसे और उन्हें थाने ले गए, लॉकअप में बंद कर दिया। दशरथ चिल्लाते रहे, साहब मुझे जाने दो, मेरा काम अधूरा है, वो पहाड़ मुझे चिढ़ाता है। पुलिस वालों ने उन्हें मारा। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। एक जर्नलिस्ट और कुछ समझदार लोगों ने पुलिस को समझाया कि ये आदमी कोई चोर नहीं है, ये सिर्फ एक बिखरा हुआ आशिक है। पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। जेल से छूटते ही दशरथ घर नहीं गए, वो सीधे पहाड़ पर गए। उन्होंने पहाड़ से कहा, तुझे क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगा? पुलिस मुझे रोक लेगी? और फिर से ठक ठक ठक। सेक्शन 10, द लॉन्ग वॉक टू दिल्ली। 1970 के अंत में दशरथ को लगा कि शायद सरकार मदद करेगी। अगर सरकार थोड़ा सा बारूद या मशीन दे दे तो ये काम जल्दी हो जाएगा। उन्होंने सुना कि दिल्ली में इंदिरा गांधी या कोई बड़ा प्रधानमंत्री बैठता है जो गरीबों की सुनता है। दशरथ के पास ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि वो दिल्ली जाएंगे। कैसे? पैदल, रेलवे ट्रैक्स के सहारे। बिहार से दिल्ली हजारों किलोमीटर। दशरथ अपने कंधे पर एक छोटा सा पोटली लेकर निकल पड़े। रास्ते में वो रेलवे स्टेशन पर सोते, जो मिलता वो खाते।
एक बार वो ट्रेन में चढ़े बिना टिकट के तो टीटीई ने उन्हें धक्का दे दिया। वो गिरे, उन्हें चोट लगी, लेकिन वो उठे और चलने लगे। जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये दुनिया ही अलग है। बड़ी इमारतें, बड़ी गाड़ियां, बड़े लोग। एक मुसहर को वहां कौन पूछता। उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। गार्ड्स ने उन्हें भिखारी समझकर भगा दिया। चल भाग यहां से, पहाड़ तोड़ने आया है, बड़ा आया इंजीनियर। दशरथ वापस बिहार लौटे, खाली हाथ। लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद खत्म हो गई थी। उन्होंने समझ लिया था कि कोई सरकार, कोई भगवान, कोई नेता मेरी मदद नहीं करेगा। मुझे ये जंग अकेले लड़नी है। इस रिजेक्शन ने उन्हें और कठोर बना दिया। सेक्शन 10, द मोमेंट ऑफ विक्ट्री, साल 1982। अब दशरथ बूढ़े हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी, हाथ कांपते थे। लेकिन पहाड़, वो पहाड़ अब टूट चुका था। 22 साल की चोट ने उसे